मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों की बहुत तेज़-तेज़ पटक-पटक कर रख रही थी। इधर-उधर फेंक रही थी। किचन में खटपट की आवाज़ में सुनकर मेरी तीनों बेटियों के अंदर आ गई और साथ ही सुनैना भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आए हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बिल्कुल जल्दी से चले जाओ। मेरी चीख सुनकर तीनों बेटियाँ चली गई, लेकिन सुनैना वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि मैंने गुस्से में असल कारण तो वही था। मैंने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह गिरते-गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इतनी नफ़रत शायद मुझे किसी से भी नहीं। कुछ देर तक आँखों में आँसू भरे मुझे देखते रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफ़रत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा सुनैना ने खोला था। उसके बाद फिर सुनैना उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैंने तुमसे चाहती थी कि रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था और मेरी बेटी वहाँ ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद बढ़ाते हुए जिसने दरवाज़ा खोला था वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं सुनैना ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वह। असल बात यह है कि हमें आपसे ये कहना था कि हमें आपकी उसी बेटी से रिश्ता चाहिए। आपके बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हमारा दिल आ गया है। प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग सन्न रह गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन्हीं औरतों का मुंह नोच लूं, फिर सुनैना का गला घोट दूं, और उन औरतों के जाने के बाद ही मैं किचन में आ गई थी और अपना गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जीने तो आया, किसने ना के इतने थप्पड़ मारूं कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात थी, और लेकिन अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जवान की गोली मार दी थी। ताने से उसका पूरा शरीर छलनी कर दिया था। मैं अभी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, क्या मैं माफ़ कर दें? हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई है, इसीलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि सुनैना का रिश्ता पहले ही तय हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको सुनैना का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। अगर सुनैना का रिश्ता आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं कोई और लड़की देख लेंगे, क्योंकि हमें तो सुनैना ही पसंद थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे सुनैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब वह मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया।
कुछ ही हो जाए, मैं आप अपनी बेटियों का हक सुनैना को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का है वह मेरी बेटियों का ही मिलेगा। दिल में बहुत कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आई। सुनैना कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर मैं गुस्से में चीख पड़ी तो वह बैठकर पढ़ रही है और वहाँ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा। मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह सीखने और किताब सीखने से एकदम से डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जिनको वो मुश्किल से रोके हुए थी। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन मैं वहीं गुस्से में खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि गुस्से में थी लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब सुनैना की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं अपने पति अंश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने आज से रोते हुए कहा था, अंश प्लीज़ दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वह क्या सोचेंगे, आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक ने सुनी और मुझे बहुत ही नफ़रत से देखिए कहा, बीवी हो बीवी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं। और तुम मुझे इस किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो। एक बेटा तक तो मुझे दे नहीं सकी। आशिकी इतनी घटिया सोच लेकर कुछ पल के लिए मुझे अंश से नफ़रत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों के मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वह भी तुम्हें बेटा न दे सके तो क्या करोगे? फिर क्या तीसरी शादी करोगे? मेरी बातों को अंश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगे, मैं पूनम से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकी तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। अंशु ने किसी की भी बात न सुनने का फैसला कर लिया था। उन पर तो पूनम का भूत सवार था और इसी हफ्ते पूनम से शादी कर रहे थे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एकदम चेक कर कहा, अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। बस यही पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की और सबसे छोटी बेटी अभी 2 महीने की ही थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप साध ली, क्योंकि अब कहने सुनने का कोई मतलब नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो अनसन हटाना था। अगले हफ्ते पूनम से शादी करके वह मेरी सौतन बनाकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी, लेकिन उसने अगले दिन अपने वाली का खाना गरीब बच्चों को खिला दिया था। पूनम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी ये मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बच्चियों का मुंह देख देख कर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसीलिए जगह की कोई कमी या परेशानी नहीं थी हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और पूनम के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही अंश पूनम को लेकर हनीमून मनाने चले गए। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियां। वह दोनों पूरे महीने बाद लौटे थे, और यह एक महीना मेरे किन तकलीफ़ों से गुजारा था ये मैं ही जानती थी। छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ें तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या क्या ज़रूरतें थी वह अंश को दिखाई नहीं देती। मैं किसी चीज़ के लिए कहती तो मुझे वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। पूनम खूबसूरत थी, रख रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ था, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफ़रत के अंगारे भरने लगते थे।
जी चाहता था कि फ़ोन खून कर दूं। इसमें मेरे और मेरी बच्चियों का हक पर डाका डाला है। अंशु पूरा पूरा दिन पूनम के साथ ही रहता था, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। पूनम घर का कोई काम नहीं करती थी क्योंकि अंश ने ही उसे कह रखा था कि घर का कोई भी काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना क्योंकि तुम्हारा रंग गोरा है, काला पड़ जाएगा। पूनम ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। उसके उल्टा अंश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, पूनम को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम करोगी, टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीने नहीं थी, बस गुजारनी थी, वह भी अपने बच्चों के लिए। इसीलिए चुपचाप सारी बात मानती चली गई। जब पति अपना नहीं हो तो घर लड़की के क्या सिकवा। पूनम वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे। बस अंश के ऑफिस आने से 5 मिनट पहले निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर अंश का इंतज़ार करने लगती। अंश आधा दिनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते क्योंकि अंश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछताना भी होता कि आखिर इसमें मेरी बच्चों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद भी मजबूर थी। पूरा दिन घर का काम करती, पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती थी, सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, सफाई, ऊपर से 3-3 बच्चियों को संभालना। इसके बाद अंश और पूनम के फिजूल के चोंचले देखना। दिन भर पत्थर रख कर काम करती और दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती। अगर अंश पूनम को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने पूनम को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि पूनम पेट से है तो वो तो इतने खुश हुए जैसे पहली बार बाप बन रहे थे। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई क्योंकि उन्होंने पूनम के लिए दूसरा घर ले लिया था। उसी में पूनम को शिफ्ट कर दिया, लेकिन जाते जाते एक जगह हम और दे गए। कहा कि अगर पूनम इस घर में रहेगी तो तेरी नज़र पूनम के बच्चे को लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लगा, लेकिन पूनम का मेरे घर से जाना मेरे लिए सुकून की बात नहीं थी क्योंकि पूनम होती तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अंशु उससे भी बेफिक्र थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अंश को फ़ोन करके सामान मंगाते भी तो वह एक हफ्ता लगा देते। इसीलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और कुछ भी पैसे आता वह घर खर्च चला करती। एक दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अंश की नौकरी चली गई और पूनम को एक बेटी ने जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अंश ने जो किराए पे मकान ले रखा था उसे छोड़कर पुराने घर में आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। अब सारी सैलरी सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते, जबकि मेरी बेटियों के दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंश की सैलरी तो सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती। मेरे खर्चे और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती। अंश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। पूनम शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब खर्चे बढ़ने लगे, आमदनी कम हो गई तो एक दिन उसने किचन को ताला लगा दिया। मैंने पूनम से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हर वक्त बच्चे कुछ न कुछ खाते रहें और फालतू के खर्चे बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब पूनम किचन का ताला लगा रही थी तो अंशु सामने बैठे बैठे यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत ही नज़रों से अंश की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उकसा दिए और कुछ भी नहीं बोले। कहने लगे कि पूनम
थी कह रही है। अब आमदनी कम है और खर्चे तो सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ेगा। मैं कहती रह गई कि मैं खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खुद खर्च करती हूँ, बल्कि पूनम तो फिजूल खर्ची करती है। जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुजुर्गली कहो या मेरी गलती, मैंने अपने पति से डरती थी। बस यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। इतने पर भी हद नहीं थी। पूनम ने मेरी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से हटवा कर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी सुनैना को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने अंश को इस बारे में बात की तो कहने लगे, पूनम ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपने बैच अच्छा बना चुकी हैं। सुनैना को तो अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। सुनैना का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से उसे सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्योहार होता, कोई फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए जोड़ा तोड़ करके मैं खुद ही कपड़े बनाती, जबकि सुनैना के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देखकर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी सुनैना को तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। सुनैना की मम्मी इतने सारे जेवर और इतनी सुंदर कपड़े पहनती हैं, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। अपने बच्चों की ज़रूरत है देखते हुए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई कर सकूं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन जो अंतर दोनों के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, उसे पार कर नहीं पा रही थी। बस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उन्हें अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वह उतना ही समझती थी कि पूनम नाम का यह जो सांप है उसके बाप ने ही उनके सीने में लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि पूनम फिर से अंशु बहुत खुश हुए। इस बार भी उन्हें मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वे पहले की तरह ही पूनम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश और पूनम मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। अंश और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। घर में दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई और बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारी ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। अंशु और पूनम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और पूनम का बच्चा पेट में ही ख़त्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभालने, आखिर उन दोनों के जाने से मेरी ज़िंदगी में क्या असर पड़ने वाला था। पूनम तो मेरे लिए थी ही नहीं, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे नहीं थे। वह हर वक्त पूनम के आगे पीछे फिरते, उसके ही खर्चे करते, मेरी बच्चियों को मुझसे हमेशा इग्नोर करते। अंशु की इस हरकतों ने मुझको एकदम पत्थर बना दिया था। मैं खुद को जल्द से ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया था और मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था अंशु के और पूनम के जाने का। लेकिन हाँ, जब मैंने नैना को कभी कभी देखती थी तो बहुत दुख होता कि इस बिन माँ की बच्ची का क्या कसूर है। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया। सुनैना का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बच्चियों के बराबर ही करती, न उससे कम न उससे ज़्यादा। फिर पुरानी यादों की छाप मेरे दिमाग में धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन सुनैना ने खूब रंग रूप निकला था। बहुत ज़्यादा सुंदर थी सुनैना, और उसी के लिए जो भी रिश्ता मेरी बेटी
के लिए आता वह सुनैना की तरफ झुक जाता। तंग आकर मैंने सुनैना से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना है। सुनैना मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह भी बात मेरी मान ली थी। वह किसी से भी सामने नहीं आती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वह लोग उस सुनैना को किसी तरह से देख लेते और उसे ही पसंद कर जाते, और आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं सुनैना की ही शादी करूंगी। अपने रास्ते के कांटे को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक सुनैना की शादी नहीं होती मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने सुनैना के लिए रिश्ता देखना शुरू किया, लेकिन सुनैना के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता था, लेकिन मैं अपनी उसकी शादी अच्छे पर नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। उसकी माँ का बदला मैं उससे ही लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता। मैं तो सुनैना की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़ न हो, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला था। दिन में बाजार जा रही थी कि एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतरकर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे भागकर ही मैं कहीं बचना चाहता था। मैं हैरत से उस साइकिल वाले को देखा। उसके कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन हमारा पीछा कर रहा है? कहने लगा, मैडम जी मैं जा रहा हूँ, जुए में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी रह गया, उसी का चुकता कराने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मन का उधार चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में शैतान खेल गया और मैंने अच्छा तो सुनैना का रिश्ता मिल ही गया। मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और मैं उससे पूछा कि तुम शादी करोगी? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे फ़ौरन अपने साथ ले गई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर सुनैना के साथ उसके फेरे डलवा दिए। सुनैना बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मैंने उसे एक न सुनी। एक बार तो मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया, लेकिन मैं अपनी नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस साइकिल वाले की और सुनैना की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, सुनैना की शादी नहीं करती तो तुम में से किसी की शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि सुनैना का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे थे और छोटी बेटी की शादी कराने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। सुनैना की शादी किए हुए मुझे पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में सुनैना के एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी कि पता नहीं सुनैना कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक सुनैना आ गई। खुश लग रही थी, न ही दुखी पाते हुए मुझे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली कि आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई, क्या कर रही है सब, क्या इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने सोचा चलो मैं भी इसकी सारी ज़रूरतें अटकी हुई हैं तो पूरी हो जाएंगी। एक हफ्ते बाद सुनैना फिर मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों में रख दिए। तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे फिर उससे नफ़रत होने लगी। इस लड़की को कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। आखिर बार जब सुनैना मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका पति और सास का साथ पूछा। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ उसने अपने बेटे छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुनैना करती है।
सुनैना ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने सुना नहीं। एक न सुनी। मुझे लगा शायद सुनैना को मेरी बेटी का देखना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर सुनैना के पति के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी सुनैना ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक हफ्ते बाद मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी सुनैना ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम चाहती ही नहीं कि मेरी बेटी खुश रहे। आखिर हो तो तुम पूनम की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी थी। मेरी बेटी की शादी हो गई, उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराज़गी भुलाकर सुनैना से कहा, सुनैना मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनैना हल्के से मुस्कुरा दी और कहा कि जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी एक नहीं सुनी और अपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी करा दी। जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगी। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी कि यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने सटक दिया और काम में लग गई। मेरी बेटी की शादी को 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खुद ही चलकर बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मार करूँ, सुनैना ने मुझसे ठीक कहा था, मना किया था शादी के लिए कि यह शादी ना करे, लेकिन मैंने अपनी एक न मानी। अपने लालच में आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं बेटी के घर पहुंची तो बेटी फ़कीरों वाले हुलिये में फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए, बड़ा सा कटोरा हाथ में थामे घर के बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी जी आपने मुझे कहाँ नरक में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं सुनकर तो बोलने की हालत में थी ही नहीं कि तभी मैंने सुनैना भी उससे भी खराब हुई। मैं बाहर निकली तो मैं चीख कर कहा, सुनैना तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुनैना रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और इस वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा गैंग है और बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में सब कुछ बताएं। सुनैना मुझे नहीं छोड़कर मेरी बेटी के साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों की जान निकल गई हो। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी बहुत मेहनत करने पर वह मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए। सर थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। अब बड़े स्तर पर यह लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अपनी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिन्होंने पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस गंदगी से अब छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर पर ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी और सुनैना के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही या लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, तो वह अंश को कहना था। इसमें सुनैना का क्या कसूर था। वह तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी पापा कहती कहती मेरे आगे पीछे फिरती, मेरी मार खाती और मेरे तानों को सहती, घर का सारा काम करती। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था।
खैर मेरी दोनों बेटियों मेरे पास हैं। मेरे पहली बार सुनैना को एक माँ बनकर गले लगाया, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता है तो ये एक संयोग माना जाएगा, उसके लिए हम कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे।